आज हम बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की। अब ये सुनने में शायद सिर्फ एक कानून लगता हो, लेकिन यकीन मानिए ये वो पल था जिसने ब्रिटिश भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब इस एक दस्तावेज ने सब कुछ तय कर दिया। व्यापार कैसे होगा, शासन कौन करेगा और हमारे समाज की दिशा क्या होगी। तो इस एक्ट को पूरी तरह समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई इस नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम सीधे एक्ट के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि उसमें असल में लिखा क्या था। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, और आखिर में इसकी विरासत और सीमाओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर हुआ क्या था कि एक नए कानून की जरूरत आन पड़ी? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर ब्रिटेन में मिलेगा, जहां कुछ दबाव बन रहे थे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, लगभग 20 साल पीछे। साल 1793 में उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला था, जिसे चार्टर कहते हैं, पूरे 20 साल के लिए। लेकिन जब 1813 आया और यह लाइसेंस खत्म होने को था, तब तक ब्रिटेन का पूरा माहौल ही बदल चुका था। कंपनी के एकाधिकार पर आप कह सकते हैं गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे। उस समय ब्रिटेन में 3 बड़े बड़े ग्रुप्स थे जो सरकार पर दबाव डाल रहे थे। पहले तो थे व्यापारी। वो कह रहे थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मोनोपोली खत्म करो, हमें भी भारत के साथ फ्री ट्रेड करना है। दूसरा ग्रुप था ईसाई मिशनरियों का। वो चाहते थे कि उन्हें भारत में जाकर अपने धर्म का प्रचार करने की खुली छूट मिले। और फिर एक तीसरा ग्रुप भी था जिसका मानना था कि आप भारतीयों को शिक्षित करने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो इन सब मांगों का नतीजा क्या निकला? चलिए सीधे कानून के प्रावधानों को ही देखते हैं। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार प्रावधान था, वो था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत। सोचिए, सदियों से जो नियम चला आ रहा था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती है, उसे एक झटके में खत्म कर दिया गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां कुछ अपवाद भी थे। हाँ, भारत के साथ व्यापार तो सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, पर चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी की मोनोपोली बनी रही। मतलब साफ था, कंपनी ने अपने सबसे मुनाफे वाले सौदे अपने पास ही रखे। अच्छा, ये तो हुई व्यापार की बात। अब आते हैं शासन और धर्म पर। इस एक्ट ने एक तरफ तो कंपनी के राज को और आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ भारत में ईसाई मिशनरियों के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, कंपनी को भारत पर राज करने का लाइसेंस अगले 20 साल के लिए और मिल गया, लेकिन साथ ही ब्रिटिश संसद का कंट्रोल भी कंपनी पर और कस दिया गया। और जो एक बड़ा बदलाव था वो ये कि ईसाई मिशनरियों को ऑफिशियली भारत आने और धर्म प्रचार करने की इजाजत दे दी गई। और अब आता है इस एक्ट का वो हिस्सा जिसकी चर्चा आज तक होती है, और वो है शिक्षा। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार ये मान रही थी कि भारतीयों की शिक्षा पर पैसा खर्च करना उसकी भी जिम्मेदारी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और रकम कितनी थी? सालाना 1 लाख रुपए। अब आज के जमाने में ये रकम शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन उस वक्त के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बार ये सिद्धांत सामने आया कि सरकार को भी शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ठीक है, कानून तो बन गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कागज पर लिखी इन बातों का असल में जमीन पर क्या असर हुआ? क्या ये सचमुच भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? ये जो स्लाइड है वो शक्ति के इस बदलते संतुलन को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ देखिए, कंपनी को अगले 20 साल तक शासन करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन उसका जो आर्थिक दबदबा था वो कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद का कंट्रोल कंपनी के हर मामले पर बढ़ गया, और वही भारतीय नीति पर आखिरी फैसला लेने वाली अथॉरिटी बन गई। तो कुल मिलाकर इस एक्ट का महत्व क्या था? इसने फ्री ट्रेड की शुरुआत की, इसने भारत में आधुनिक शिक्षा की एक तरह से नींव रखी, मिशनरियों के आने से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का एक नया दौर शुरू हुआ, और सबसे बड़ी बात, इसने कंपनी के शासन के अंत और सीधे ब्रिटिश क्राउन के राज की तरफ का रास्ता और भी पक्का कर दिया। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इस एक्ट की सिर्फ तारीफें ही नहीं हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी थीं। एक पूरी तस्वीर समझने के लिए दोनों को देखना जरूरी है। तो चलिए एक बैलेंस शीट देखते हैं। पॉजिटिव साइड पर क्या था? आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई, नए सामाजिक सुधारों के आइडियाज आए, और कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो टूटी।
लेकिन नेगेटिव साइड पर देखें तो प्रशासन में भारतीयों का कोई रोल नहीं था। शिक्षा के लिए जो पैसा था वो बहुत कम था और ठीक से इस्तेमाल भी नहीं हुआ। और जो फ्री ट्रेड था उसका असली फायदा तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को मिला, जिससे हमारे यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये एक्ट एक ट्रांजिशन था, एक मोड़ था। इसने ब्रिटिश पॉलिसी को सिर्फ व्यापार करने से बदलकर अब सीधे सीधे शासन करने की दिशा में मोड़ दिया। ये कंपनी के दौर के ख़त्म होने की शुरुआत थी और सीधे ब्रिटिश राज के आने का एक साफ संकेत भी। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या 1813 का एक्ट आधुनिक भारत की नींव था या फिर भारत पर और गहरे नियंत्रण का एक ब्लूप्रिंट? ये एक ऐसा सवाल है जो इसकी पूरी जटिल विरासत को हमारे सामने रखता है। भी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी वो पूरे भारत पर राज कैसे करने लगी? जी हां, बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आज हम उन दो अहम कानूनों को समझने वाले हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को ही बदल दिया, चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813 और 1833। चलिए शुरू करते हैं। सवाल तो यही है कि आखिर सिर्फ दो कानूनों ने एक पूरा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया, वो भी सिर्फ 20 साल के अंदर। मतलब एक व्यापार करने वाली कंपनी से एक हुकूमत तक का सफर। इन दोनों एक्ट्स के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। एक कहानी कि कैसे कागज और कलम से एक साम्राज्य बनाया गया। तो हमारी कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है साल 1813। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां से भारत में ब्रिटिश राज ने एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ ली थी। पर सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? तो हुआ ये कि इंग्लैंड में ना माहौल बदल रहा था। वहां नई नई फैक्ट्रियां खुल रही थीं और उन्हें अपना सामान बेचने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए था और उनकी नजर थी भारत पर। लेकिन दिक्कत ये थी कि रास्ते में ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी थी अपनी मोनोपोली लेकर। तो एक तरफ से तो व्यापारियों का दबाव था और वहीं दूसरी तरफ ईसाई मिशनरी भी भारत आना चाहते थे। बस इन दोनों ताकतों ने मिलकर कंपनी को बदलने पर मजबूर कर दिया। तो इस कानून ने ना कंपनी के पंख थोड़े कतर दिए, पर पूरी तरह से नहीं। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आकर व्यापार कर सकता था, बस दो चीजों को छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। वो अभी भी कंपनी के ही हाथ में था। इसके साथ ही मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए और सबसे बड़ी बात, पहली बार शिक्षा के लिए सरकारी फंड की बात हुई। यह सच में एक बहुत बड़ा कदम था। 1 लाख रुपए। हाँ, मुझे पता है आज ये रकम बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी बात थी। पता है क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये माना कि हाँ, भारतीयों की शिक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। भले ये पैसा कभी ठीक से खर्च हुआ ही नहीं, लेकिन कम से कम एक सोच की शुरुआत तो हो ही गई थी। तो कुल मिलाकर इस कानून का असर मिला जुला था। मतलब एक तरफ तो व्यापार और शिक्षा के कुछ नए रास्ते खुले, ब्रिटिश संसद का कंट्रोल भी बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ असल ताकत तो अभी भी अंग्रेजों के पास ही थी और भारतीयों को सरकार चलाने में कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। चलिए अब कहानी में 20 साल आगे चलते हैं। साल है 1833 और अब तो खेल पूरी तरह से बदलने वाला था। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, अब बात थी पूरे भारत पर एक सेंट्रलाइज्ड, एक छत्र राज करने की। देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। फैक्ट्रियां 2400 घंटे चल रही थीं। उन्हें अपना माल बेचने के लिए भारत जैसा बहुत बड़ा बाजार चाहिए था। पर एक बिखरी हुई सरकार के साथ इतने बड़े बाजार को कंट्रोल करना तो मुश्किल था ना। उन्हें चाहिए थी एक सेंट्रल कमांड, एक ऐसी सरकार जो दिल्ली में बैठकर कन्याकुमारी के लिए भी फैसले ले सके। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया 1833 के इस एक्ट को। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी प्रशासनिक क्रांति थी। सिर्फ 4 बड़े कदमों में भारत पर शासन का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया गया। पहला, कंपनी से व्यापार का काम पूरी तरह छीन लिया गया। अब वो सिर्फ एक सरकारी बॉडी थी और सारी की सारी ताकत, पूरे भारत की ताकत एक ही इंसान के हाथ में दे दी गई, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, ये सिर्फ एक नया टाइटल नहीं था, ये एक नए दौर का ऐलान था। मतलब अब पूरे भारत की किस्मत का फैसला कलकत्ता में बैठा एक ही आदमी कर सकता था। और इस बेहद ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें कोई शक नहीं कि इस कानून ने एक मजबूत, सेंट्रलाइज सरकार और एक मॉडर्न लीगल सिस्टम की नींव रखी। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था।
कागज पर तो लिख दिया कि भारतीयों को भी सरकारी नौकरी में बराबरी का मौका मिलेगा, पर असलियत में सत्ता की चाबी पूरी तरह से अंग्रेजों के ही हाथ में रही। अच्छा, तो हमने 1813 और 1833 के एक्ट्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब जरा इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। ये तुलना साफ कर देगी कि इन 20 सालों में सफर कहां से कहां पहुंचा। ये टेबल अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है ना? देखिए, 1813 में जो बदलाव की एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, 1833 में वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। जहां 1813 में कंपनी का व्यापार सिर्फ कम हुआ था, वहीं 1833 में पूरी तरह खत्म हो गया। और जहां 1813 में भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी, वही 1833 में कम से कम कहने के लिए ही सही उनके लिए दरवाजे खोलने की बात तो हुई। तो इन 20 सालों की कहानी का सार क्या है? इन कानूनों ने भारत को विरासत में क्या दिया? चलिए आखिर में इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को सिर्फ 2 लाइनों में समेट देती है। 20 साल, सिर्फ 20 साल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी एक दुकान से एक सल्तनत बन गई। 1813 में जिस कहानी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हुई थी, 1833 में उसका क्लाइमैक्स आ गया। तो इन कानूनों की विरासत ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो इन्होंने भारत पर ब्रिटिश शिकंजे को इतना मजबूत कर दिया जितना पहले कभी नहीं था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शायद अनजाने में ही सही, इन्होंने मॉडर्न इंडिया के लिए कुछ बीज भी बो दिए, जैसे पूरे देश के लिए एक जैसा कानून या फिर शिक्षा में सरकार की भूमिका। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दस्तावेज जो करीब 200 साल पहले लिखा गया हो, वो किसी पूरे देश की शिक्षा की दिशा ही बदल दे? खैर, 1835 में एक ब्रिटिश अफसर ने ठीक यही किया, और आज हम उसी विवादास्पद दस्तावेज की कहानी पर नजर डालेंगे जिसने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक शख्स की सोच ने, जो 1835 में कागज पर उतारी गई, लाखों लोगों की जबान और उनकी तकदीर बदल दी। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है 1830 के दशक की। उस वक्त भारत में इस बात पर एक बहुत बड़ी वैचारिक जंग छिड़ी हुई थी कि यहाँ की शिक्षा का भविष्य आखिर होना क्या चाहिए। देखिए, आमने सामने 2 गुट थे। एक तरफ थे प्राच्यवाद, जो चाहते थे कि संस्कृत, अरबी जैसी पारंपरिक भारतीय भाषाएं और यहाँ का ज्ञान बचा रहे, और दूसरी तरफ थे पाश्चात्यवाद, जिनका साफ मानना था कि भाई भारत की तरक्की का रास्ता तो अंग्रेजी और पश्चिमी विज्ञान से ही निकलेगा। अब इस जोरदार बहस के बीच इसे सुलझाने के लिए एक आदमी को सामने लाया गया, थॉमस बैबिंगटन मैकाले। तो सवाल यह है कि उन्होंने इसका क्या हल निकाला। मैकाले का मकसद आप कह सकते हैं बिल्कुल साफ था। वो एक ऐसा नया क्लास, एक नया वर्ग तैयार करना चाहते थे जो करोड़ों भारतीयों और मुट्ठी भर अंग्रेज शासकों के बीच एक पुल की तरह काम कर सके। और ये जो लाइन है ना, ये उनके पूरे इरादे को आप कह सकते हैं निचोड़ कर रख देती है। मतलब ऐसे लोग तैयार करना जो हों तो खून और रंग से हिंदुस्तानी, पर उनकी पसंद, उनके विचार, उनकी नैतिकता, उनकी सोच सब कुछ अंग्रेजी हो। तो मैकाले ने अपने पक्ष में क्या दलीलें दी? पहला, उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी ही मॉडर्न नॉलेज की भाषा है। दूसरा, उन्होंने संस्कृत और अरबी को कम उपयोगी बता दिया। तीसरा, उन्होंने जोर दिया कि सरकार का जो भी थोड़ा बहुत पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च होना चाहिए। और उनका एक और बड़ा आइडिया था कि ये जो नया पढ़ा लिखा क्लास बनेगा ना, वो धीरे धीरे ज्ञान को नीचे आम जनता तक पहुंचाएगा। इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। और ऐसा नहीं है कि मैकाले की ये बातें सिर्फ बातें ही रह गईं। नहीं, इनका असर जमीन पर बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक पूरे नए दौर की शुरुआत कर दी। इसका सबसे सीधा नतीजा क्या निकला? 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। बस इस एक कानून ने मैकाले की सोच को सरकारी पॉलिसी में बदल दिया और अंग्रेजी को पढ़ाई लिखाई की ऑफिशियल भाषा बना दिया गया। इस बदलाव का असर भी फौरन दिखने लगा। एक तरफ तो विज्ञान और गणित जैसे नए विषयों की पढ़ाई शुरू हुई और एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास सामने आया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। जो हमारे गुरुकुल और मदरसे थे, जो पारंपरिक ज्ञान के केंद्र थी, वो धीरे धीरे नजरअंदाज होने लगे, कमजोर पड़ गए। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि मैकाले की इस पूरी कहानी की विरासत क्या है। मतलब हमें इससे क्या मिला और हमने क्या खोया। और ये एक ऐसी बहस है जो सच पूछे तो आज तक चल रही है। तो ये विरासत आप कह सकते हैं एक 2-धारी तलवार की तरह है।
एक तरफ इसने हमें मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन की बुनियाद दी, आज़ादी और बराबरी जैसे आइडियाज़ से हमारा परिचय हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारी अपनी संस्कृति, हमारी परंपराएं कहीं ना कहीं पीछे छूट गईं और एक ऐसी सोच पैदा हुई जिसे कई लोग मानसिक गुलामी कहते हैं, ये मानना कि जो कुछ भी पश्चिम का है वही बेहतर है। तो कुल मिलाकर कहें तो मैकाले का वो मिनट भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसा मोड़ जिसने हमें मॉडर्न दुनिया से तो जोड़ा, पर शायद अपनी ही जड़ों से थोड़ा दूर भी कर दिया। आज हम बात करने वाले एक ऐसे दस्तावेज के बारे में जिसे एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। जी हाँ, ये है 1854 का वुड्स डिस्पैच। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस एक डॉक्यूमेंट को भारतीय शिक्षा के इतिहास में इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण खिताब क्यों दिया गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले चलिए ये जानते हैं कि इसके पीछे कौन थे। इस घोषणा पत्र को तैयार किया था सर चार्ल्स वुड ने, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश संसद के अंदर भारत के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी बनाना। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस डिस्पैच से पहले सिचुएशन थी कैसी। देखिए, एजुकेशन के लिए पैसा तो आ रहा था, लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था, कोई एक तय पॉलिसी नहीं थी। सब कुछ आप कह सकते हैं कि बिखरा बिखरा सा था। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, 1813 में चार्टर एक्ट ने पैसा तो दे दिया, पर यह नहीं बताया कि करना क्या है। फिर 1835 में मैकॉले का फेमस मिनट आया, जिसने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर जोर दिया, जो कि बहुत ही एक तरफा नजरिया था। बस इसी खालीपन और कंफ्यूजन को भरने के लिए 1854 में वुड्स डिस्पैच लाया गया, ताकि एक होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम बनाया जा सके। तो चलिए अब इस घोषणा पत्र के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसने आखिर क्या-क्या बदलाव लाने का प्रस्ताव रखा। और मैं बता दूं, ये सिर्फ हल्के फुल्के सुझाव नहीं थे, ये एक पूरी प्लानिंग थी। ये तो एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसने जमीनी स्तर से एक सिस्टम बनाने की बात की। सोचकर देखिए, हर प्रोविंस में एक अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसी बड़ी जगहों पर यूनिवर्सिटीज, और एक ग्रेडेड स्कूल सिस्टम, मतलब प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इतना ही नहीं, टीचर्स की ट्रेनिंग और प्राइवेट स्कूलों को फाइनेंशियल हेल्प देने का भी सिस्टम बनाया गया। अच्छा, इस डिस्पैच की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, और वो थी भाषा को लेकर। इसने एक डुअल लैंग्वेज पॉलिसी की सिफारिश की। कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों की अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से चीज़ें समझ सकें, और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को मीडियम बनाने की बात कही गई। ये डॉक्यूमेंट अपने वक्त से कितना आगे था, ये इन 2 पॉइंट से पता चलता है। इसने पहली बार ऑफिशियली महिलाओं की शिक्षा को सपोर्ट किया, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। और साथ ही इसने सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पर भी जोर दिया। तो अब हम घूम फिरकर अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। इन सारे प्रोविजंस को जानने के बाद अब शायद तस्वीर थोड़ी साफ हो रही होगी कि वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों माना जाता है। आइए इसके पक्ष में जो तर्क हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये पहली बार था कि कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब हर पहलू को छूने वाली एजुकेशन पॉलिसी आई थी। इसने भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की वो नींव रखी जिसका असर आज भी दिखता है। ग्रांट एंड एड सिस्टम ने एजुकेशन के विस्तार को रफ्तार दी, और हाँ, यूनिवर्सिटीज का बनना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, इन सब ने मिलकर इससे वाकई में एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बना दिया। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। इसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि इसने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जो आज तक हमारे एजुकेशन के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है ना? तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें इसकी आलोचनाओं पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि हर बड़े सुधार की तरह वुड्स डिस्पैच में भी कुछ कमियां थीं। इसकी सबसे बड़ी आलोचना इस बात पर होती है कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश का दबदबा बना रहा, जिसने इसे आम लोगों से दूर कर दिया। इसका फायदा भी ज्यादातर समाज के ऊंचे तबके को ही मिला, और इसके पीछे का एक औपनिवेशिक मकसद भी साफ था, पढ़े लिखे भारतीय तैयार करना जो ब्रिटिश राज के लिए क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकें। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि वुड्स डिस्पैच परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं था, उसमें खामियां थीं, लेकिन इन कमियों के बावजूद ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक बेहद जरूरी और बुनियादी मील का पत्थर है।
आज हम भारतीय शिक्षा के इतिहास के एक ऐसे मोड़ के बारे में बात करेंगे जिसने आने वाले 100 सालों की दिशा तय कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैडलर आयोग की, एक ऐसा कदम जिसने भारत के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। तो देखिए, साल था 1917। एक कमीशन बनाया गया जिसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। अब कहने को तो इसका काम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्याओं को देखना था, लेकिन इसने जो सुझाव दिए वो इतने जबरदस्त और दूर की सोच वाले थे कि उन्होंने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम का नक्शा ही बदल दिया। चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि उस वक्त एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या संकट था कि इस कमीशन की जरूरत पड़ी। फिर हम देखेंगे कि कमीशन ने बदलाव के लिए क्या नया खाका पेश किया। उसके बाद बात करेंगे कि इसका असर क्या हुआ और इसकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे है। और आखिर में एक बैलेंस नजरिया अपनाते हुए इसकी कुछ कमियों को भी देखेंगे। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इस आयोग की जरूरत पड़ी ही क्यों? बात यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में भारत का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां पुरानी व्यवस्था जवाब दे चुकी थी और नई चुनौतियां सामने मुंह बाए खड़ी थीं। देखिए, दिक्कतें एक नहीं कई थीं। यूनिवर्सिटीज पर स्टूडेंट्स का बोझ बेहिसाब बढ़ गया था और जब भीड़ बढ़ती है तो क्वालिटी गिरती है। तो एजुकेशन की क्वालिटी में बहुत भारी गिरावट आ रही थी। हालत ये थी कि यूनिवर्सिटीज ज्ञान का केंद्र होने के बजाय बस एग्जाम कराने वाली बॉडी बनकर रह गई थी। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में कोई कनेक्शन, कोई तालमेल ही नहीं था। बस इसी संकट को सुलझाने के लिए सैडलर आयोग को मैदान में उतारा गया। तो इन बड़ी बड़ी समस्याओं के जवाब में आयोग ने एक ऐसा जबरदस्त ब्लूप्रिंट पेश किया जो सिर्फ छोटे मोटे सुधारों की बात नहीं करता था, बल्कि पूरे सिस्टम के ढांचे को बदलने का दम रखता था। तो चलिए देखते हैं कि वो क्रांतिकारी सुझाव आखिर थे क्या। आयोग ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सामने रखा। उन्होंने एजुकेशन को एक बिल्डिंग की तरह देखा और कहा कि इसकी नींव से लेकर छत तक हर एक हिस्से को मजबूत करना होगा। इसमें स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सिटी से अलग करना भी शामिल था। यूनिवर्सिटी का मकसद क्या हो, ये तय करना भी शामिल था। और हाँ, टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने पर भी पूरा जोर था। मतलब हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। अब आता है आयोग का सबसे बड़ा और शायद सबसे प्रभावशाली सुझाव। आज हम जिसे 10+2+3 सिस्टम कहते हैं, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। सोचिए, उस वक्त 11वीं और 12वीं, जिसे इंटरमीडिएट कहते थे, वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा हुआ करता था। आयोग ने कहा नहीं, ये गलत है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई को यूनिवर्सिटी से अलग करके खास इंटरमीडिएट कॉलेजों में भेजा जाए। मकसद एकदम साफ था, यूनिवर्सिटीज का बोझ कम करो ताकि वो हायर लर्निंग और रिसर्च जैसे अपने असली काम पर फोकस कर सके। और ये रहा एक और सुझाव जिसकी विरासत आज भी हम सब देख रहे हैं, 3 साल का डिग्री कोर्स। जी हां, आज जो हम बीए, बीएससी, बीकॉम 3 साल का करते हैं, वो सिफारिश इसी आयोग की देन थी। इसके पीछे की सोच ये थी कि स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट की सिर्फ ऊपरी जानकारी ना मिले, बल्कि उसकी गहरी समझ विकसित हो, ताकि वो स्पेशलाइजेशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकें। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। आयोग की सोच बहुत आगे की थी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज को सिर्फ एग्जाम लेने वाली फैक्ट्री मत बनाओ, उन्हें सीखने सिखाने और रिसर्च का असली सेंटर बनाओ। और तो और महिला शिक्षा के लिए अलग से संस्थान बनाने और यूनिवर्सिटीज को ज्यादा आज़ादी यानी ऑटोनॉमी देने जैसे कई प्रोग्रेसिव कदम भी सुझाए गए। तो भाई, इतने सारे क्रांतिकारी सुझाव, सवाल ये उठता है कि जमीन पर इनका असर क्या हुआ? क्या ये सब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बनकर कागजों में ही रह गए या इन्होंने वाकई भारतीय शिक्षा की तस्वीर को बदला? चलिए अब इसके असर और विरासत को समझते हैं। सैडलर आयोग का सबसे बड़ा योगदान था उसकी दूर की सोच। ये शायद पहली बार था जब शिक्षा को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखा गया, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। इसने न सिर्फ भारत के मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम की बुनियाद डाली, बल्कि क्वालिटी को एजुकेशन के सेंटर में लाने की एक ठोस कोशिश भी की। लेकिन क्या सब कुछ एकदम परफेक्ट था? देखिए, हर ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह सैडलर आयोग की भी अपनी कुछ सीमाएं थीं, अपनी कुछ कमियां थीं। तो एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए उन पर भी एक नज़र डालना जरूरी है। इसकी 2 बड़ी आलोचनाएं होती हैं। पहली तो ये कि इसके कई बेहतरीन सुझाव या तो पैसे की कमी की वजह से या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण कभी भी पूरी तरह लागू ही नहीं हो पाए। वो बस कागज पर लिखे अच्छे शब्द बनकर रह गए।
और दूसरी आलोचना ये है कि इन सुधारों का एक मकसद ये भी था कि एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग तैयार किया जाए जो ब्रिटिश प्रशासन के काम आ सके। लेकिन इन कमियों के बावजूद अगर हम ओवरऑल देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सैडलर आयोग भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर था। जैसा कि ये लाइनें साफ बताती हैं, इसने भारत में एक मॉडर्न, ऑर्गेनाइज्ड और क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम के विकास में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाई। साल था 1917। भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से भविष्य की राह तय होनी थी। और तभी एक ऐसा कमीशन बना जिसने न सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे देश की शिक्षा की दिशा ही बदल दी। आज हम यही समझने वाले हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इतना जरूरी क्यों था। तो सवाल यही उठता है कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना 1917 का एक कमीशन आज भी भारतीय शिक्षा के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। इसका जवाब हमें उस दौर की चुनौतियों और उन बड़े सुधारों में मिलेगा जिनकी नींव इसी कमीशन ने रखी थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सैडलर कमीशन की हर परत को खोलेंगे। हम देखेंगे कि आखिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या संकट था, फिर जानेंगे कि इस कमीशन को क्या-क्या जिम्मेदारियां दी गई, और आखिर में ये समझेंगे कि इसके काम ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कितनी गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सैडलर कमीशन से। ये सिर्फ एक जांच नहीं थी बल्कि एक ऐतिहासिक मिशन था। वैसे तो इसका ऑफिशियल नाम था कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसे 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। काम था कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हालत को समझना और सुधार के रास्ते सुझाना। लेकिन इतिहास इसे इसके चेयरमैन माइकल अर्नेस्ट सैडलर के नाम से ज्यादा जानता है, यानी सैडलर कमीशन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कमीशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब छिपा है उस संकट में जिससे उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय गुजर रहा था। देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हाल कुछ ऐसा था कि वो अपनी ही कामयाबी के बोझ तले दबी जा रही थी। स्टूडेंट्स और उससे जुड़े कॉलेजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि यूनिवर्सिटी का दम घुटने लगा था। वो बस एक एग्जाम लेने वाली मशीन बनकर रह गई थी, जहां पढ़ाई का, सीखने सिखाने का असली मकसद कहीं खो गया था। और नतीजा, एजुकेशन की क्वालिटी में एक बहुत बड़ी गिरावट। अब यहां एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ होती है परीक्षा लेने वाली संस्था। समझ लीजिए एक ऐसी फैक्ट्री जिसका काम बस एग्जाम कराना और डिग्री छापना है। और दूसरी तरफ होती है शिक्षण संस्था, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान बनता है, जहां टीचर और स्टूडेंट मिलकर कुछ नया सीखते हैं। सैडलर कमीशन का सपना इसी यूनिवर्सिटी को एक डिग्री फैक्ट्री से एक ज्ञान केंद्र में बदलना था। तो इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए कमीशन को एक बहुत ही साफ मिशन दिया गया। ये काम सिर्फ एक रिपोर्ट लिखने का नहीं था, बल्कि बदलाव का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने का था। इस कमीशन के बड़े काम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था समस्या की जड़ तक पहुंचना, मतलब पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की गहराई से जांच करना। कमीशन ने, आप कह सकते हैं, एक डिटेक्टिव की तरह काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर झांका, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेबस और एग्जाम सिस्टम की एक-एक परत को खंगाला। फिर उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया और स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के पूरे सफर का एनालिसिस किया। और आखिर में उन्होंने प्रशासनिक ढांचे की उन कमियों को पकड़ा जहां से ये पूरा सिस्टम कमजोर पड़ रहा था। अच्छा, प्रॉब्लम तो पता चल गई। अब अगला कदम था क्वालिटी और स्ट्रक्चर को सुधारना। ये कमीशन के काम का दूसरा और बहुत ही अहम हिस्सा था। अब बारी थी असली समाधान की। कमीशन को ठोस सुझाव देने थे, जैसे सिलेबस को मॉडर्न कैसे बनाया जाए, पढ़ाने के तरीके बेहतर कैसे हों, और सबसे बड़ा सवाल, यूनिवर्सिटी को एक एग्जाम सेंटर से एक लर्निंग सेंटर में कैसे तब्दील किया जाए। और इसका जवाब छुपा था टीचर्स की क्वालिटी में। इसलिए उनकी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन पर भी बहुत जोर दिया गया। लेकिन यह कमीशन सिर्फ टूटी फूटी चीजों की मरम्मत नहीं कर रहा था। नहीं, ये तो आने वाले कल की नींव रख रहा था। इनका तीसरा बड़ा काम था पूरे एजुकेशन सिस्टम को भविष्य के लिए फिर से खड़ा करना। इसके लिए 3 ऐसे आइडियाज रखे गए जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। पहला, यूनिवर्सिटी पर बोझ कम करने के लिए 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को यूनिवर्सिटी से अलग किया जाए। दूसरा, सिर्फ पढ़ाने पर नहीं बल्कि नई खोज यानी एकेडमिक रिसर्च पर भी जोर दिया जाए। और तीसरा, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये पता लगाया जाए कि क्या देश को और भी नई यूनिवर्सिटीज की जरूरत है।
और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कमीशन ने अपनी सोच का दायरा और भी बढ़ाया। ये सिर्फ एकेडमिक सुधारों तक ही सीमित नहीं रहा। और शायद ये सबसे ज़रूरी बात थी, कमीशन ने सिर्फ सिलेबस और एग्ज़ाम की बात नहीं की। उन्होंने समाज की तरफ देखा और महिला शिक्षा की हालत पर सवाल उठाए। उन्होंने शिक्षा में बराबरी के मौक़ों की वकालत की। सोचिए, 1917 में ये सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक प्रोग्रेसिव बात थी। तो ठीक है, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, पर क्या वो रिपोर्ट बस फाइलों में दबकर रह गई या उसने सच में कोई असर डाला? चलिए अब सैडलर रिपोर्ट की विरासत और उसके असर को समझते हैं। सैडलर कमीशन का जो असर हुआ, उसे हम 4 बड़ी बातों में समझ सकते हैं। पहली बात, इसने हमें सिखाया कि शिक्षा को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखना चाहिए। दूसरी बात, इसने क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा। तीसरी, इसने भारत के मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम की बुनियाद रखी। और चौथी, इसने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और बेहतर ढंग से काम करने का रास्ता दिखाया। तो कुल मिलाकर इस कमीशन को हम कैसे याद करें? इतिहास की किताबों में इसकी असली जगह क्या है? एक्सपर्ट्स इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये एक रोड मैप था जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत की शिक्षा को एक नई राह दिखाई। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, 1917 की वो चुनौतियां, एजुकेशन की क्वालिटी, हर किसी तक उसकी पहुंच और मैनेजमेंट के बीच एक बैलेंस बनाना, क्या ये सारी बातें आज की हमारी यूनिवर्सिटीज में भी उतनी ही सच नहीं है? शायद इतिहास हमें आज को समझने के लिए एक नया नजरिया देता है। कभी सोचा है कि अगर हमारे स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते तो कैसा होता? मतलब हाथ का हुनर, आत्मनिर्भरता, ये सब कुछ सुनने में नया लगता है ना, पर 1937 में महात्मा गांधी ने बिल्कुल यही सपना देखा था। तो चलिए आज वर्धा शिक्षा सम्मेलन की उसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं जिसने भारत की शिक्षा को एक नई दिशा देने की एक जबरदस्त कोशिश की थी। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि भारत को नए स्कूलों की जरूरत आखिर थी ही क्यों। फिर गांधी जी का जो नई तालीम का विजन था उसे समझेंगे। इसके बाद वर्धा स्कीम का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इस बड़ी सोच का अंजाम क्या हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, उस दौर में भारत की जो एजुकेशन सिस्टम थी ना, वो अंग्रेजों की बनाई हुई थी, और सच कहें तो वो भारत और भारतीयों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी थी। ये जो आप देख रहे हैं, यही असल में पूरी समस्या की जड़ है। एक तरफ अंग्रेजों की शिक्षा का मकसद क्या था? बस ऐसे लोग तैयार करना जो उनके राजकाज में क्लर्क बन सकें, छोटे मोटे कर्मचारी। और दूसरी तरफ देश को क्या चाहिए था? देश को चाहिए थे नागरिक, ऐसे नागरिक जो खुद के पैरों पर खड़े हों, जागरूक हों और जो एक नए भारत को बना सके। कितना बड़ा अंतर है ना? अब इस सिस्टम में दिक्कतें क्या क्या थीं? पहली बात, इसका भारतीय कल्चर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं था। दूसरी, इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स मतलब हाथ के काम की कोई जगह नहीं थी, और ना ही ये आत्मनिर्भरता सिखाती थी और ना ही कोई नैतिक मूल्य। इसका कह सकते हैं कि एक ही मकसद था, अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करने वाले लोग तैयार करना, बस। तो इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए इनके जवाब के तौर पर महात्मा गांधी एक बिल्कुल नया आइडिया लेकर आए, एक नया एजुकेशन सिस्टम का फलसफा। और यही सोच, यही विजन उस वर्धा कॉन्फ्रेंस की असली जान थी। इस विजन को नाम दिया गया नई तालीम। इसका मतलब ही है नई शिक्षा। इसे बुनियादी शिक्षा भी कहा गया। आइडिया बहुत सीधा और साफ था। भारत के लिए एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम हो जो पूरी तरह से भारतीय हो, जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाए और जो हमारी जमीन से, हमारी हकीकत से जुड़ी हो। और बस इसी सपने को जमीन पर उतारने के लिए साल 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। एक ऐतिहासिक सम्मेलन जिसकी कमान खुद महात्मा गांधी ने संभाली थी। इस कॉन्फ्रेंस के जो मकसद थे वो एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। पहला, एजुकेशन को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर प्रैक्टिकल और काम का बनाना। दूसरा, स्टूडेंट्स को सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाना। तीसरा, पढ़ाई को भारतीय कल्चर से जोड़ना। और शायद सबसे जरूरी बात, हाथ से काम करने को यानी शारीरिक श्रम को पढ़ाई का एक जरूरी और इज्जतदार हिस्सा बनाना। तो अब आते हैं इस स्कीम के ब्लूप्रिंट पर।
चलिए देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस की बातचीत से आखिर कौन-कौन से बड़े सिद्धांत निकलकर सामने आए। ये जो पूरा का पूरा आइडिया था ना, ये असल में 6 मजबूत पिलर्स पर टिका था। चलिए एक-एक करके इन सभी को समझते हैं। तो इसके 6 मेन पिलर्स क्या थे? पहला और मेरे हिसाब से सबसे क्रांतिकारी था वर्क सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब पढ़ाई किसी न किसी हाथ के काम के इर्द गिर्द घूमेगी, जैसे कि बुनाई या खेतीबाड़ी। सोचिए जरा, मैथ्स की क्लास चल रही है और आप सूद की गिनती करके सीख रहे हैं, कमाल है ना। दूसरा, 7 से 14 साल के हर बच्चे के लिए पढ़ाई मुफ्त और जरूरी हो। तीसरा, पढ़ाई का मीडियम बच्चे की अपनी मातृभाषा हो, ताकि वो चीजों को रटे नहीं बल्कि दिल से समझे। चौथा, स्कूल आत्मनिर्भर बने। कैसे? बच्चों के बनाए सामान को बेचकर। ये वाकई एक बहुत बड़ा और अनोखा आइडिया था। पांचवा, सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि शरीर, मन, नैतिकता, हर तरह का विकास हो। और छठा, जो भी क्लास में सीखा जाए वो असल जिंदगी में सीधे सीधे काम आए। अब देखिए, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं थीं। इन सिद्धांतों को हकीकत बनाने के लिए एक ठोस कदम उठाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का काम था पूरा सिलेबस तैयार करना और इस स्कीम को लागू करने का रास्ता दिखाना। आइडिया तो बहुत जबरदस्त था, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये इतनी बड़ी, इतनी महत्वाकांक्षी योजना कामयाब हो पाई? चलिए अब जरा इसके असर और इसके सामने आई चुनौतियों को भी देखते हैं। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो वो बहुत बड़ा था। एक तरह से ये आज़ाद भारत की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सपना था। इसने हाथ के काम को इज्जत दी, आत्मनिर्भरता की बात की और भारतीय कल्चर को बचाने पर जोर दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। इसकी आलोचना भी खूब हुई। कहा गया कि इसे जमीन पर उतारना बहुत ही मुश्किल है। स्कूलों का खुद के दम पर चलने वाला मॉडल प्रैक्टिकल नहीं था। और एक बड़ी आलोचना ये भी थी कि इसमें मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, इसमें कमियां जरूर थीं, लेकिन इन सब के बावजूद इसका जो असल मकसद था वो बहुत नेक और बहुत बड़ा था। मकसद था ऐसे नागरिक बनाना जो आत्मनिर्भर हों, नैतिक हों और जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वर्धा कॉन्फ्रेंस भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर था। ये हमारी एजुकेशन को अंग्रेजी सोच की गुलामी से आज़ाद कराने और उसे एक नई भारतीय और आत्मनिर्भर दिशा देने की एक बहुत ही साहसी कोशिश थी। और ये पूरी कहानी हमें आज के दौर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज जब हम एआई और ऑटोमेशन की बात करते हैं, ऐसे में हाथ के हुनर पर आधारित उस शिक्षा प्रणाली से हम क्या सबक ले सकते हैं? सोचिएगा जरूर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जिसने पूरे भारत को बदलने की हिम्मत की थी। ये सपना था हर एक बच्चे को शिक्षित करने का। ये कहानी है 1911 के गोखले विधेयक की। एक ऐसा बिल जो कागजों पर तो शायद हार गया, लेकिन हकीकत में उसने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जहां 10 में से 9 लोग पढ़ लिख नहीं सकते। जी हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत की हालत कुछ ऐसी ही थी। ज्ञान बस कुछ ही लोगों तक सीमित था और देश की एक बहुत बड़ी आबादी अंधेरे में जी रही थी। और इसी अंधेरे को मिटाने के लिए एक चिंगारी जलने वाली थी। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि वो कैसा दौर था, स्कूलों के बिना हमारा देश कैसा था। फिर जानेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के उस साहसिक विचार के बारे में जिसने पूरे राष्ट्र के लिए एक योजना बनाई। हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये सपना टूटा कैसे, और फिर कैसे एक हारा हुआ विधेयक हमेशा के लिए अमर हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भारत से जहां स्कूल जाना एक लग्जरी थी, हर किसी का अधिकार नहीं। ये 20वीं सदी की शुरुआत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। देखिए, हालत सच में बहुत खराब थी। साक्षरता दर ना के बराबर थी और ब्रिटिश सरकार को इसकी कोई खास परवाह भी नहीं थी। लेकिन देश के कुछ दूरदर्शी लोग ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना है तो सबसे पहले शिक्षा की मशाल जलानी ही होगी। और इसी अंधेरे के बीच एक नायक उभरे, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने एक ऐसा साहसिक कदम उठाने का फैसला किया जिसमें भारत की तकदीर बदलने की ताकत थी। और उनका जवाब था गोखले विधेयक। सोचिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी ने खड़े होकर ये कहा, शिक्षा हर बच्चे का मौलिक हक है,
6 से 10 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। उस जमाने में ये एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी विचार था। लेकिन ये सिर्फ एक खोखला सपना नहीं था, हवा में की गई बात नहीं थी। ये एक ठोस योजना थी, एक पूरा नक्शा था कि कैसे पूरे देश को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के उजाले में लाया जाए। इस योजना की खूबसूरती देखिए, कितनी सिंपल थी। सबसे पहला कदम 6 से 10 साल के हर बच्चे के लिए स्कूल जाना कंपलसरी हो। दूसरा, इसे लागू करने की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज यानी स्थानीय सरकारों को दी जाए। तीसरा, इसे धीरे धीरे एक एक करके पूरे देश में लागू किया जाए। चौथा, माता पिता की भी जवाबदेही तय हो। और सबसे ज़रूरी बात, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए ये पूरी तरह से मुफ्त हो। तो इसका असली मकसद सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाना नहीं था। नहीं, ये भारत की आत्मा को जगाने की एक कोशिश थी। ऐसे जागरूक नागरिक बनाने की कोशिश जो मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़े सपने को, हर अच्छी पहल को विरोध का सामना करना पड़ता है। गोखले के इस सपने के सामने भी एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई और आखिरकार इस सपने को बेरहमी से कुचल दिया गया। ये लड़ाई असल में 2 विचारधाराओं की थी। एक तरफ थे गोखले और दूसरे राष्ट्रवादी, जो मानते थे कि शिक्षा ही तरक्की का एकमात्र रास्ता है। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सरकार, जो खर्च का बहाना बना रही थी, मुश्किलों का डर दिखा रही थी और शायद इस बात से भी डर रही थी कि पढ़े लिखे भारतीय उनके शासन के लिए खतरा बन जाएंगे। और फिर वो दिन आया, 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वोटिंग हुई और नतीजा, ये ऐतिहासिक विधेयक गिर गया। लाखों लोगों की उम्मीद, एक महान सपना तोड़ दिया गया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि कभी-कभी हार में ही सबसे बड़ी जीत छिपी होती है। चलिए देखते हैं कैसे। भले ही ये विधेयक कानून की किताबों में नहीं पहुंच सका, लेकिन ये लोगों के दिलों और दिमाग में बस गया। इसने अनिवार्य शिक्षा के विचार को हमेशा हमेशा के लिए भारत की राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बना दिया। इसने भविष्य की सभी शिक्षा नीतियों के लिए एक प्रेरणा का काम किया और इसने ये साबित कर दिया कि एक मजबूत राष्ट्र की नींव हमेशा शिक्षा पर ही रखी जाती है। तो गोखले का विधेयक एक अजीब पहेली की तरह है। ये कानून की लड़ाई तो हार गया, लेकिन विचारों का जो युद्ध था वो इसने जीत लिया था। और ये कहानी आज हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। गोखले का विधेयक उस वक्त फेल हो गया था, पर उनका वो विचार आज हमारे संविधान की आत्मा है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो क्यों ना हम सब ये सोचें कि आज हमारे आसपास कौन से ऐसे असफल विचार हैं जो शायद आने वाले कल का इतिहास लिखने वाले हैं।